जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की सीरीज चल रही है। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के सामने क्या भैया, कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारी जो संविधान सभा गठित हुई थी, जिसकी औपचारिक मांग कब हुई थी, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। संविधान सभा क्या है, अब संविधान सभा का जो गठन हुआ है किस आधार पर हुआ था, कैबिनेट मिशन के आधार पर, तो वो सारी चीजें आज हम लोगों को देखना है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा, मैं कोशिश करूंगा धीरे बोलने की, लेकिन आपने अगर 3 वीडियो लगातार देख लिए तो ये मेरी गारंटी है कि आप कभी मुझे छोड़ोगे नहीं। कुछ बच्चों का कहना है सर आप थोड़ा स्पीड से पढ़ाते हो, कोशिश कर रहा हूं मैं धीरे धीरे पढ़ाने की, लेकिन अगर आप 3 वीडियो लगातार देख के, तो मेरे कहने पर आप देखिए जरूर, आप लोग मुझे छोड़ोगे नहीं कभी। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं हालांकि कोशिश करता हूं थोड़ा धीरे पढ़ाने की। देखते हैं दोस्तों, आ जाए कैबिनेट मिशन। पहले तो हम लोग बात करें, संविधान सभा का गठन जो हुआ है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है। जैसे हम लोगों को अब यहां पर कैबिनेट मिशन पढ़ना है ना, तो ये जो कैबिनेट मिशन है ये भारत आता है कब, 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता है। ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता है। कुछ किताबें 23 मार्च में बताती है, हालांकि वो 23 मार्च में कराची पहुंचा था। उसके पीछे की भी स्टोरी है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसका उद्देश्य क्या था, भारत आया तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ है, संविधान सभा का निर्माण करना और साथ ही साथ अंतरिम सरकार का गठन करना, एंट्रिम गवर्नमेंट का निर्माण करना, संविधान सभा का निर्माण करना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या करना, निर्माण करना। इनमें कौन थे, 3 सदस्य थे इसमें। 3 सदस्य कौन कौन थे, पहले थे आपके पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, दूसरे सदस्य थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे सदस्य थे आपके एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस कौन थे, अध्यक्ष थे, दूसरे सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये वही वाले क्रिप्स है 1942 वाले, है ना, फिर एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। तो एक पॉइंट ये हुआ, उद्देश्य क्या था, दूसरा पॉइंट, तीसरा 3 सदस्य, प्रीलिम्स और मेंस का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट। प्रीलिम्स के सारे फैक्ट यहां पर कंप्लीट, मेंस का 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट, 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ये सब लिख के आओगे तो ठीक है, आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहली बात तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उद्देश्य तो हम लोगों ने बता दिए, लेकिन कारण क्या थे कि इसको भारत भेजना पड़ा ब्रिटेन को, जबकि ब्रिटेन तो हम लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ था। हम लोगों ने अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया, क्रिप्स प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन हमारी जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित की गई थी। तो कारण क्या था कि भारत आया, तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे के कई कारण हैं, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट कारण देखो, उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल की सरकार थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। बाद में क्या हुआ, सरकार चेंज हुई और किसकी सरकार आ गई, आपके इटली की। तो वहां प्रधानमंत्री कौन बने, इटली प्रधानमंत्री बने वहां पर, और यहां पर वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवेल थे, और यहां पर सचिव कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस साहब आपके सचिव थे। अब बात को समझना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब विंस्टन चर्चिल की सरकार थी, तब पीएम इटली ने घोषणा की थी कि भैया जब इनके चुनावी वादे हुए थे, तब इनके चुनावी वादों में इन्होंने कहा था कि भैया जब कभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा और हम लोग चुनाव में जीत कर आते हैं तो हम लोग भारत को मुक्त कर देंगे, आजाद कर देंगे। तो ये वेवेल ने घोषणा की थी। तो पहला तो रीजन ये हो गया, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटेन की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। ब्रिटेन की बहुत ज्यादा स्थिति अगर कमजोर हो गई है तो ऊपर कौन उठने वाला, अमेरिका और रशिया। तो ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई, इस वजह से इन लोगों ने क्या करा, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। तीसरी स्थिति की यदि हम लोग बात करें तो तीसरी स्थिति यह है कि यूएनओ का गठन हो चुका था। यूएनओ मतलब हम लोग बात करें तो संयुक्त राष्ट्र। अब यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की हम लोग बात करें तो 1945 में यूएनओ का गठन हो चुका था। तो तीसरा इसके पीछे का रीजन क्या है कि यूएनओ का गठन हो चुका था 1945 में। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। तो जब यूएनओ का गठन हुआ तो कहीं ना कहीं दबाव बना किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, के इन देशों को, इस देश को, भारत देश को आजाद करो। क्यों, क्योंकि भैया यूएनओ का गठन हुआ और उसमें संस्थापक सदस्यों में से एक था। तो ये इसके कुछ प्रमुख कारण थे दोस्तों, इस वजह से कैबिनेट मिशन को भारत आना ही पड़ा और वो सारी चीजें। अब कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारी संविधान सभा जो गठित हुई है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, या फिर मैं बात करूं आप लोगों की सिफारिश क्या थी। देखो, उद्देश्य में हमको सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखना है, 3 मार्क्स में आता है। तो देखो, अगर किस्मत हुई तो हो सकता हो कि इस टाइप का फैक्चुअल क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाए। वैसे जनरली आने के चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हैं, है ना। उसकी सिफारिशें क्या क्या थी या उन लोगों ने क्या क्या काम किए, तो देखो ये इधर वाली जो सिफारिशें मैंने लिखी है आप लोगों के लिए, उसमें से ये लास्ट वाली सिफारिश 2-3 जो आप लोगों के काम की नहीं है इतनी ज्यादा, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है। लेकिन आपको इसको समझना है, क्योंकि ये कहानी इधर पहले कहानी सुनाने की थी, लेकिन पहले काम की चीजें आप लोग याद रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो भैया, सबसे मुख्य उद्देश्य था इसका संविधान सभा का गठन करना।
संविधान सभा का गठन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अब संविधान सभा का गठन किया तो इस संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 मेंबर थे। 389 मेंबर्स थे। आप बोलोगे 389 या अजीब सा आंकड़ा कहां से आ गया 389? अरे भैया 400 ले लेते, 300 ले लेते, 350 ले लेते, अब ये 389 क्यों लिए सदस्य? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 389 मेंबर्स थे ये जनसंख्या के अनुपात में डिवाइड थे। मोटे तौर पर यदि हम लोग देखें तो जनसंख्या के अनुपात में इन लोगों को सीटें दी गई थी। प्रत्येक 10 लाख पर एक कैंडिडेट, एक प्रतिनिधि चुना जाना था। प्रत्येक 10 लाख पर, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आ सकता है। प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाना था। उस समय हम लोग मोटे तौर पर बात करें तो 36 करोड़ 10 लाख हमारी जनसंख्या थी। तो प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट चुनी जानी थी, एक सीट होना था। और ये जो चुनाव हुआ था ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। आपको याद है जब मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारी संविधान सभा गठित होनी चाहिए, लेकिन यहां पर वयस्क मताधिकार को आधार नहीं बनाया गया। यहां पर हमने जो प्रोसेस अपनाई है उसको हम लोग बोलते हैं समानुपातिक। यहां पर लिखा होगा मैंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीका। ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, जब हम विधान परिषद पढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीजें जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को काफी डिटेल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला बताऊंगा। अब बात को समझे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हमारी जो है संविधान सभा गठित हुई थी और इसका चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन हुआ। ठीक है, अब ये जो 389 मेंबर्स थे ये कहां से आने थे? 389 मेंबर, 10 लाख पर एक सीट चुनी जानी थी, लेकिन ये कहां से आने वाले थे? तो इसका डिवीजन कैसे हुआ? तो जो 296 सीटें हैं 296 बीबी से आई थी। अब आप बोलोगे बीबी क्या है? आप बीबी को बीच में मत लाया करो यार, शादी नहीं हुई है हमारी। तो देखो दोस्तों, बीबी ऐसा शॉर्टकट में लिखा हुआ है। 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत से, तो बीबी लिख दिया ताकि शॉर्टकट में आप लोगों को भी याद रहे। तो 296 सीटें तो कहां से आनी थी? ब्रिटिश भारत से आनी थी। अब ये जो ब्रिटिश भारत है और देसी रियासत से हम लोगों के लिए कितनी सीटें आने वाली थी? 93 सीटें आने वाली थी। देसी रियासत से 93 सीटें। थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे मत जाना, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उन चीजों को सुनना, इसको छोड़ो, बोर्ड वगैरह पे जो लिखा उसको आप लोग ध्यान मत दो इतना। लेकिन 389 सीटों में से 93 सीटें कहां से आनी थी? देसी रियासतों से आनी थी, प्रिंसली स्टेट से आनी थी। बाइलिंगुअल चलते हैं तो राजे रजवाड़े जो थे वहां से आनी थी 93 सीटें। इतनी सीटें कम क्यों? 296 ब्रिटिश भारत से क्यों? तो दोस्तों बात को समझना, यहां पर प्रत्येक 10 लाख वाला मैटर आ गया बीच में इस वजह से। अब ये जो 296 सीटें थी इसमें से 292 सीटें, 292 सीटें जो हैं वो कहां से आनी थी? 11 गवर्नर के प्रांत से आनी थी। उस टाइम पे 11 क्या थे? गवर्नर के प्रांत थे। जो ब्रिटिश भारत था उसमें 11 गवर्नर के प्रांत थे और 4 जो है वो कमिश्नराई प्रांत थे। तो 296 सीटों का बंटवारा हम लोगों ने किस तरीके से किया कि 290 सीटें तो 11 गवर्नरों के प्रांत से आनी थी और 4 सीटें कहां से आनी थी? कमिश्नराई प्रांत से। अब आप सर ये क्या बता रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो गवर्नर प्रोविंस से और ये कमिश्नराई प्रांत से आनी थी। तो आज की कंडीशन में अगर आप लोगों को इसको समझना है चीजों को कि गवर्नर के प्रांत क्या है और कमिश्नर के प्रांत क्या है, तो आप इसको मोटे तौर पर कह लो राज्य और इसको कह लो आप क्या? केंद्र शासित प्रदेश। मतलब ये तो हमारे हो जाएंगे स्टेट और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए हो गया राज्य और ये क्या हो गया हमारे लिए? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। तो 4 सीटें कमिश्नर के प्रांत से आनी थी। अब 296 सीटों में से 292 गवर्नर के प्रांत से, 4 कमिश्नर के प्रांत से। तो ये 4 कमिश्नर के अलग अलग प्रांत कौन से थे? क्योंकि 11 प्रांत तो बाकी जगह पर बटे हुए थे और प्रिंसली स्टेट अलग जगह से थी। अब यहां पर क्या हो गया? कमिश्नर के प्रांत में से 4, तो एक तो दिल्ली से सीट चुनी जाएगी, दूसरी अजमेर मारवाड़ से, अजमेर मेवाड़ा भी बोलते हैं उसको, मारवेड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम तीसरे पे बात करें तो ब्रिटिश बलूचिस्तान। ब्रिटिश बलूचिस्तान के बाद हम बात करें कुर्ग, ये जगह कहां पड़ेगी अपने को? कर्नाटक। तो 4 कमिश्नर के प्रांत कौन कौन से हुए? दिल्ली, अजमेर मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान और कुर्ग कर्नाटक। यहां से ये चुन के आने थे। और ये जो 389 मेंबर्स थे, ये 389 मेंबर मिलकर ही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, हमारे देश का संविधान बनाने वाले थे। तो हमारे देश का संविधान इन 389 लोगों ने बनाया, है ना? ठीक है, तो ये 1946 के बाद से हम लोगों का चालू हुआ मैटर। तो इसके बाद हम लोग आगे आते हैं कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से हुआ था। तो समुदाय के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ, मतलब कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। भैया सीटों का बंटवारा समुदाय के आधार पर हुआ था।
तीन समुदाय मेजरली हम लोगों ने डिवाइड किए थे, मुस्लिम, सिख और हिंदू। मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो भी है सब किस में आ जाएंगे, हिंदू में आ जाएंगे। मुस्लिम और सिख को छोड़कर सब हिंदू में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये समुदाय के आधार पर हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया। फिर हम बात करें तरीका, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है ना, सामून आ रहा दिमाग में। पांचवा पॉइंट, तो देसी रियासत का प्रतिनिधि, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, मोस्ट एमपी पॉइंट। आजकल इस तरीके का क्वेश्चन एमपीपीएससी कर रहा है। अच्छा एक बात और है, आपको ये सारी चीजें यूपीएससी में भी काम आएगी, स्टेट पीएससी अगर आप देते हो वहां भी काम आएगा, एमपीएसआई भी देते हो वहां भी काम आएगा, सारी जगह यूपीएसआई वगैरह सारी एग्जाम में आपको ये काम आने वाला है। लेकिन मेनली हम लोगों का फोकस क्या है, एमपीपीएससी। तो ये मनोनयन कहीं पर हम लोगों ने यहां पर पढ़ा हुआ है कि निर्वाचन हुआ था, निर्वाचित। तो देसी रियासतों की जो सीट थी 93 सीटें, ये निर्वाचित नहीं हुए थे, ये मनोनीत हुए थे। किसके द्वारा, वहां के देसी रियासत के रजवाड़े, जो राजा रजवाड़े थे, उनकी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को भेज सकते थे वो 93 सीटें जो डिवाइडेड थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोले कि हमारी जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित थी, मतलब नॉमिनेट। आंशिक रूप से क्या हुआ, इसका इलेक्शन हुआ, और आंशिक रूप से इसका क्या हुआ, नॉमिनेशन हुआ। मतलब आंशिक रूप से चुनी हुई सभा और आंशिक रूप से नामांकित सभा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको काम आने वाले हैं, जहां से 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, ऑल इंडिया फेडरेशन, मतलब अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया यहां पर। ये सारी चीजें उन लोगों ने, क्या मैटर हुआ था, बात को समझना। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो सबसे पहले ये कहां पर चले गए, शिमला में। शिमला में क्यों, क्योंकि वहां पर वेवेल का निवास स्थान था, मतलब वहां पर काम करते थे वेवेल, आपके वायसराय। तो शिमला में जब इनकी मीटिंग हुई, किसकी, ये तीनों भाई साहब, कौन कौन तीनों भाई साहब, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर साहब। इनके साथ गए कौन, कांग्रेस की तरफ से गए और मुस्लिम लीग की तरफ से और प्रिंसली स्टेट की तरफ से, मतलब अपन देसी रियासत की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जाते हैं जवाहरलाल नेहरू साहब, फिर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, फिर आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब और खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। ये चारों शिमला समझौते में इनके साथ, तीनों के साथ बैठते हैं। और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन आते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, और उसके बाद में आपके जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने हैं लियाकत अली खान, और एक पर्सन और थे जिनका नाम अजीब है, मुझे उनका नाम कभी याद रहता ही नहीं है, और वो हालांकि इतना काम का नहीं है वो। फिर उसके बाद में भोपाल के नवाब भी गए थे। वहां पर ये सब चर्चाएं चल रही थी कि भैया सिफारिशें क्या हों, जिन्ना अड़ गए, पाकिस्तान पे अलग संविधान सभा होनी चाहिए, पाकिस्तान की मांग उठाई उन्होंने बार बार, ये सब चीजों पे। तो इतना डिस्कशन उन लोगों का हुआ, उसके बाद में जो इन लोगों ने सिफारिशें की वो सारी सिफारिशें फेल हो गई। इसी वजह से इन लोगों ने क्या करा, अपना खुद का एक क्या कर दिया, सिफारिश कर दी और प्रस्ताव पेश कर दिया था। तो उसमें से ये कहानी मैंने इसीलिए आपको लास्ट में बताई ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि मेनली मेजर पॉइंट्स जो हम लोगों के यहां पर है। लेकिन ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझना पड़ेगा, इसको समझो। तो ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन है, इसमें क्या करा कि संघ को, यूनियन को क्या करा, विदेश, संचार और रक्षा, इन तीन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार रहेगा, ये कहा गया। इन तीन मामलों पर बाकी जो बचे हुए अवशिष्ट विषय है ना, उनको क्या करेंगे, प्रांतों को दे देंगे। इसका मतलब प्रांत सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक, ये चीज ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना, मतलब देसी राज्यों को मिलाएंगे और ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनको मिला देंगे 11 प्रांतों को, और इस तरीके से एक अपन अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। सातवां पॉइंट, पाकिस्तान अलग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान को अलग करने की, अलग कर दिया गया था? नहीं, वो क्या था आपका, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन बंटवारा जो हुआ था वो माउंटबेटन क्या योजना के तहत हुआ था। तो पाकिस्तान अलग नहीं हुआ। ये कैबिनेट मिशन में कहीं पर भी नहीं कहा गया कि पाकिस्तान अलग से बनेगा, पाकिस्तान अलग से प्रांत बनेगा या राज्य बनेगा या देश बनेगा, ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया। मोस्ट आईएमपी फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान अलग नहीं है भैया। फिर बात करें हम प्रोविंशियल ग्रुपिंग, मतलब इन 11 प्रांतों को लेकर के क्या मैटर हुआ वहां पर, शिमला समझौता वगैरह वो सारी चीजें। जिन्ना साहब अड़ गए जिद पे, उनका तो यही मांग था कि इस तरीके से चले। तो क्या ये तो खैर सिफारिश लागू नहीं हो पाई, ये तो कट हो गया। लेकिन क्या मैटर हुआ कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग हुई, तो 11 प्रांतों में इन्होंने बोला कि ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में डिवाइड करो। इन 11 प्रांतों को अपन क्या कर ले, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में डिवाइड करें, और बोले मद्रास ए पार्ट में आ जाएगा, बंबई ए पार्ट में आ जाएगा, बिहार ए पार्ट में आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, मध्य प्रांत आ जाएगा और सिंध प्रांत आ जाएगा। ये एक पार्ट हो गया ए पार्ट। फिर बी पार्ट में सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, और फिर सी पार्ट में असम और बंगाल आ जाए। अब ये असम और बंगाल आ जाएंगे अगर इस तरीके से, और भी एक दो थे, तो
इन्होंने कहा कि सब अपना अपना अलग संविधान बनाओ, सब क्या करो, अपना अपना अलग संविधान बनाओ। और सब जब अपना अपना अलग संविधान बनाएंगे और फिर उसके बाद में ये सब मिला करके क्या करेंगे भैया, ये जैसे सबने अपना अपना अलग संविधान बना दिया और सब मिलकर फिर एक संविधान बनाएंगे। सब अपना अपना संविधान बनाओ, सब मिलकर एक संविधान बनाएंगे और फिर बाद में सबका एक संविधान बनाएंगे। तो इतना मतलब क्या मूर्खता है, क्या टाइम पास है क्या? ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए ये सिफारिश वगैरह लागू नहीं हो पाई, जीत पे अड़ गए थे। ये कैबिनेट मिशन का थोड़ा सा मैटर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आशा है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अब हम लोग आगे की कहानी करने वाले हैं कि जो आपकी क्या बोलते हैं संविधान सभा है, उसकी कार्यप्रणाली क्या थी, उसने कब काम किया, उसको कितना टाइम लगा, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों को आगे पढ़नी है, जो मेंस में भी काम आनी है और प्रीलिम्स में भी काम आनी है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।